नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के बारे में। फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं मंथली चार्ट से। तो देखिए, स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है 2014 में। यहाँ से स्टॉक में हमें शार्प करेक्शन देखने को मिला है। उसके बाद स्टॉक ने जो है वापस रिकवरी दी थी, और रिकवरी जो दी है स्टॉक ने, यहाँ पे जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है स्टॉक ने इस तरह से, और स्टॉक ने अपने जो टारगेट है वो अचीव किया हुआ है। साथ ही हम टारगेट की बात करते हैं, तो ये जो इसका सेकंड शोल्डर है, यानी कि यहाँ पे इसकी नेकलाइन बनेगी, जिसको हम इसके हेड तक मार्क करते हैं और इसको मेजर करके हम ऊपर ले जाते हैं इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे। तो देखिए, स्टॉक ने अपना टारगेट भी फुली अचीव कर लिया है। उसके बाद में अभी टारगेट के देने के बाद थोड़ी सा हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो रिवर्सल का रीज़न बेसिकली ये भी है कि यहाँ पे अपना लाइफ टाइम हाई था, तो ये लाइफ टाइम हाई ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले किया है। अभी हम इसके गिरने के रीज़न की बात करते हैं। तो इसके गिरने का रीज़न देखें तो हम क्रूड ऑयल के साथ कंपेयर करते हैं इस स्टॉक को, बिकॉज जो ओएनजीसी कंपनी है, इसका 70% बिजनेस है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का, 25% नेचुरल गैस का, और बाकी बात जो 5% है उसमें रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स का प्रोडक्शन है। तो 70% रेवेन्यू कंपनी को क्रूड ऑयल से आ रहा है, यानी कि बहुत बड़ा मार्जिन क्रूड ऑयल से मिल रहा है कंपनी को। तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक के रेवेन्यू प्राइस ही बढ़ेंगे, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस घटेंगे तो कंपनी को भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें सस्ते दामों पे जो क्रूड ऑयल बेचना पड़ेगा, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। तो क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो 2008 में अपने लाइफ टाइम हाई पे थे, और जो ओएनजीसी का प्राइस है वो भी 2008 में टॉप पे था। उसके बाद क्रूड ऑयल क्रेशर हुआ तो ओएनजीसी क्रेशर हुआ है। तो क्रूड ऑयल ने रिकवरी दी हुई है, और जो उसके बाद ओएनजीसी ने भी रिकवरी दी है। बट हम देखें तो क्रूड ऑयल अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, बट ओएनजीसी ने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर लिया है। इसके बाद में वापस से हमें क्रूड ऑयल में 2014 के बाद में करेक्शन देखने को मिला है। तो देखिए, 2014 में वापस से इसने अपने लाइफ टाइम को ब्रेक किया है, जबकि क्रूड ऑयल अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद ओएनजीसी में भी हमें करेक्शन देखने को मिला, और ये करेक्शन चला है 2020 तक। 2020 के बाद से वापस से हमें रिकवरी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, बट जो ओएनजीसी है उसने 2020 के बाद से अपने लाइफ टाइम हाई को जो है ब्रेक किया है, और ये 2 से तीसरी बार जो है अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है। यानी ओएनजीसी का प्राइस जब बढ़ते हैं तो ओएनजीसी इतनी रिकवरी नहीं दे पाता, सॉरी, क्रूड ऑयल के प्राइस जब बढ़ते हैं तो क्रूड ऑयल इतनी रिकवरी नहीं दे पाता है जितनी ओएनजीसी रिकवरी दे देता है अब तो। यानी कि अभी जो शॉर्ट टर्म में हमें छोटे टाइम फ्रेम पे ओएनजीसी के प्राइस गिरते हुए दिख रहे हैं, अगर ये आसानी से करेक्ट हो सकते हैं, आसानी से रिकवरी दे सकते हैं अगर जो है क्रूड ऑयल के प्राइस जो है बढ़ जाए, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में थोड़ा सा भी पुश मिलेगा तो ओएनजीसी के जो प्राइस है वो डेफिनेटली बढ़ने चाहिए। अभी बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली चार्ट में चलते हैं। देखिए, डेली चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक जो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे था, बुलिश ट्रेंड में था। तो यहाँ पे जो है स्टॉक फिर रेंज में फंसना शुरू हुआ है। ये इसने रेंज बनाई है एक, जिसमें स्टॉक फंसना शुरू हुआ है। यहाँ पे इसने लो बनाया है। इस लो को जो है, ये वाला लो बनाया था, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, बेरिश कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली, तो यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया। इसके बाद यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे इस हाई पे बुलिश कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यानी कि डबल टॉप और डबल बॉटम दोनों बन गए। तो इस तरह से एक रेंज बन गई। उसके बाद स्टॉक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया, वापस से कंसोलिडेशन देखने को मिला, तो ये रेंज में फंसा रहा स्टॉक। यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला, इसको भी मार्क कर लेते हैं। बट ये जो ब्रेकडाउन था, ये इलेक्शन डे रिजल्ट की वजह से ब्रेकडाउन था, तो यानी अनसर्टिनिटी थी, न्यूज़ की वजह से जो है ब्रेकडाउन देखने को मिला हमें। तो ये ब्रेकडाउन जो न्यूज़ की वजह से देखने को मिलते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और जैसे कि ये ब्रेकडाउन रिकवर हो गया, अगले दिन ही रिकवर होना शुरू हो गया, और रिकवरी के बाद में भी जो है थोड़ा कंसल्ट करता रहा, क्योंकि ये रेंज में ही था स्टॉक, जनरली इसका ट्रेड रेंज में ही था, कंसल्टेशन फेस में था स्टॉक, बट न्यूज़ की वजह से ब्रेकडाउन देखने को मिला था, इसलिए थोड़ा रिकवर होकर कंसल्टेट करता रहा। उसके बाद ये जो लेवल रहा है, इस रेंज के लेवल को स्टॉक ने ब्रेक किया है यहाँ पे, और तब हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक में। इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है 344 के समथिंग। यहाँ से जो है स्टॉक में वापस से भी रेंज देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये वाला लो लगाया था, इसके नीचे स्टॉक नहीं निकल पाया, और ये जो गैप डाउन होता है इसको रिकवर करने आया स्टॉक। सो ये गैप डाउन को रिकवरी का जो है ट्रेंड था। तो गैप को फिल करने के बाद यहाँ पे वापस अपने लाइफ टाइम हाई पे जो है स्टॉक फंस गया, और वहाँ से वापस कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा था, यानी कि डबल टॉप और डबल बॉटम दोबारा से बना के कंसोलिडेशन में रहा। उसके बाद हमने जो है रिकवरी, इसके बाद हमें जो करेक्शन देखने को मिला। तो करेक्शन के बाद में अभी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक गैप जो है जो अनफिल्ड है, तो गैप को फिल करने आ सकता है स्टॉक। और यहाँ पे जो है स्टॉक ने ये लो बनाया हुआ है, और यहाँ पे हाई बनाया हुआ है, तो स्टॉक का जो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अभी के लिए स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है डेली चार्ट पे। इसके ऊपर निकलेगा स्टॉक, यानी कि
300 रुपये 300 का साइकोलॉजिकल लेवल भी रहता है और लेवल भी बन रहा है। तो 300 के ऊपर निकलेगा स्टॉक तो कैंसिल करने में आएगा और फिर अपने लेटर भाई को भी वापस टच कर सकता है, क्योंकि अगर हम स्टॉक का ट्रेड देखें तो जनरली स्टॉक रेंज में रहता है, उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसको स्टॉक सस्टेन करता है, फिर वापस रेंज में रहता है, फिर वापस ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, अगेन रेंज में अभी यहाँ से ऊपर निकलेगा तो हमें अगेन जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिससे हम कैप्चर कर सकते हैं। अब ये मोमेंटम क्यों होना चाहिए, तो बेसिकली जो क्रूड ऑयल के प्राइस है, तो देखिए ये यूएस के क्रूड ऑयल के प्राइस है, तो अभी देखिए लगातार 3 सेशन से जो है न्यूज़ में भी देखते हैं, तो लगातार 3 सेशन से जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो क्लाइम कर रहे हैं, वो अपट्रेंड में। मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से जो इसराइल और ईरान की वॉर है उसकी वजह से जो है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को कंसर्न है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रप्शन हो सकता है, जो उसकी सप्लाई कम हो सकती है, तो सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेंगे, या फिर वॉर में जो है ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से ईरान अपने जो ऑयल के प्राइस है उसको बढ़ा सकता है। तो अगर यहाँ से हमें क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिले तो जो है ONGC में भी हमें रिकवरी देखने को मिल जाएगी। एंड अगर लॉन्ग टर्म तक ये प्राइस ऊपर रहते हैं तो ONGC के जो फाइनेंशियल्स भी और अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। इससे पहले जो रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, 24 फरवरी को जो वॉर हुई थी, तो 24 फरवरी को ये वॉर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जो है हमें काफ़ी जो क्रूड ऑयल के प्राइस में सर्च देखने को मिला था। क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ऊपर गए थे और उसके बाद से जो टेम्परेरी ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस पर गए थे तो वापस से करेक्शन देखने को मिला। तो अभी तक रशिया यूक्रेन की वॉर कंटिन्यू है एंड इसी तरह से जो है इसराइल यूक्रेन की वॉर पे भी हमें थोड़ा करेक्शन जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल के प्राइस पे। वापस ONGC का चार्ट देखते हैं, तो ये रीज़न हो सकता है कि हमें ONGC में जो है रिकवरी देखने को मिले। इसके अलावा फाइनेंशियल्स की बात करते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं या नहीं जो ONGC का प्राइस ऊपर जाने के लिए। देखिए लार्ज कैप कंपनी है, 3,69,483 करोड़ का मार्केट कैप में पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। इतनी लार्ज कैप कंपनी का 8 का पी रेशियो है, इंडस्ट्री P21 का है। ROC काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 18.4% का। ROE भी काफ़ी अच्छा है, 16.3% का। एंड डेट काफ़ी कम है कंपनी में, 0.4। बुक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 1.11 की बुक वैल्यू है। ये कंपेरिजन करते हैं, देखिए अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है ये, स्टिल इनका जो पी रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जनरली जो मार्केट लीडर कंपनीज होती है उनका पी रेशियो जो है ज़्यादा रहता है, बट इसका पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी और अपने पीएस के साथ सबके साथ काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में 14.87% का जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब मार्केट लीडर कंपनी भी करेक्शन में, इसलिए हमें बाकी सारे स्टॉक्स भी करेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। सभी में अपने टॉप से थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऑयल इंडिया में 26%, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन में 41% का करेक्शन है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 1.11 की बुक वैल्यू है, तो सबसे लोएस्ट बुक वैल्यू है, यानी जो बुक वैल्यू और पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फंडामेंटली भी स्टॉक जो है मोमेंटम रखता है अपसाइड जाने का, और टेक्निकल्स के हिसाब से भी स्टॉक ऊपर जा सकता है। एंड करेक्शन जो ओपीएम की बात करते हैं तो 14.52% का ओपीएम है। ROE ROC भी काफ़ी अच्छा है। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो देखिए रिजल्ट्स की बात करते हैं तो जो रेवेन्यू है वो पिछले साल से थोड़ा सा कम हुआ है, लगभग 200 करोड़ से रेवेन्यू कम हो गया, 1,66,577 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट ओपीएम में 1% से फ़र्क है। एंड जो नेट प्रॉफिट है वो 11,527 से घट के 10,236 करोड़ हुए। सो ये भी एक रीज़न था स्टॉक के जो है गिरने का। देखिए डेली चार्ट में जो है स्टॉक के जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद में हमें स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है। अगर हम इसके हाईएस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो 2021 के क्वार्टर में था, सितंबर में। तब जो है कंपनी को टैक्स क्रेडिट मिला था, जिसकी वजह से जो है नेट प्रॉफिट्स इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं तो 2023 के जून क्वार्टर में सबसे ज़्यादा जो है नेट प्रॉफिट्स थे। उसके बाद से हम देखें तो अभी तक जो है नेट प्रॉफिट्स घटे हुए हैं, हालांकि रेवेन्यू बढ़े हुए, बट जो ओपीएम में मार्जिन कंपनी घटा हुआ है 19% से घट के 13% हो गया है। ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो देखिए पिछले साल से रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा घटा हुआ है, 6,32,291 करोड़ से घट के 5,91,396 करोड़ हो चुका है। हालांकि ईयर ऑन ईयर में देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ते बढ़ते रहते हैं। कोविड में घटे हुए थे जो रेवेन्यू है। ओपीएम की बात करते हैं तो रेवेन्यू घटा है, बट ओपीएम जो है 5% से बढ़ गया है, इसलिए हमको जो है नेट प्रॉफिट्स पिछले साल से बढ़ के 57,101 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, जो कि हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, जिसकी वजह से स्टॉक अभी तक सस्टेन कर रहा है। अगर क्वार्टरली बेसिस के साथ ईयरली बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट घटे होते हैं तो स्टॉक इतना अपने हाई पे सस्टेन नहीं कर पाता। डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। लास्ट ईयर जो डिविडेंड पे आउट रहा है वो 31% का रहा है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व है 3,30,780 करोड़ के, एंड जो बोरोइंग्स है 1,53,181 करोड़ की है।
तो डेट कंपनी पे कम है अपने रिजर्व्स के मुकाबले। जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है, 1,02,202 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स है, जिससे कंपनी को अदर इनकम आती है। तो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की वजह से जो अदर इनकम आती है कंपनी को, एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी है ये। तो इन्वेस्ट जो अदर इनकम है उसकी वजह से अगर कभी रेवेन्यू कम भी होते हैं या मार्जिन कम होते हैं तो जो प्रॉफिट्स वो हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि अदर इनकम जो है इन्वेस्टमेंट से वो आ जाती है कंपनी के पास। रेशियोज़ की बात करते हैं, आरओसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इस साल का आरओसी रहा है 18%। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो देखिए प्रोमोटर्स में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो है कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, 58.89% का स्टेक प्रोमोटर्स के पास है। FIS 8.57% है, DIS 18.75%, गवर्नमेंट 10.30%। और सबसे अच्छी बात यह है कि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा कम है, ओनली 3.50% की पब्लिक है। पब्लिक का शेयर जो है शेयर काफ़ी ज़्यादा कम है इस कंपनी में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स को देखने के बाद मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। इसका जो रेवेन्यूज़ है, नेट प्रॉफिट्स है, वो भी बढ़ रहे हैं, बुक वैल्यू भी कम है एंड पी रेशियो भी कम है। एंड टेक्निकल के हिसाब से भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है और क्रूड ऑयल के प्राइस जो ऊपर जाते हैं तो स्टॉक हमें लेटर को टच करने आ सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।